जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं, टॉप ट्रेंडिंग में हैं, लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। तो मैं कुछ नई डिटेल भी आपके सामने शेयर करना चाहता था। आज के वीलॉग इसलिए बनाया जा रहा है। और सेकेंडली, मलिक रियाज साहब शहजाद अकबर साहब से मुतमईन नहीं है। मलिक रियाज साहब का ये कहना है कि सारे मामले में शहजाद अकबर ने एक डर्टी रोल अदा किया था। वो डर्टी रोल क्या अदा किया गया था शहजाद अकबर साहब की तरफ से, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ मलिक रियाज साहब का एक क्लेम है कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उससे रिलेटेड एक जो प्रोपोगंडा है पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, और उसमें मलिक रियाज साहब का कहना है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे बिला वजह मलाइन किया गया है। फिर मलिक रियाज साहब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, और वो प्लेटफॉर्म कौन क्रिएट कर रहा है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ जो इंटरव्यू मलिक रियाज साहब का रिकॉर्ड हुआ है, वो इंटरव्यू किस एंकर ने किया है और ये कब प्ले होगा और कहां होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। अगर हम मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर डिस्कस करें तो वो बड़ी दिलचस्प हैं। पहली बात तो ये है कि मलिक रियाज साहब ने मुझे ये इंफॉर्मेशन क्यों दी। एक सवाल है ना, जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं मलिक रियाज साहब के साथ एसोसिएट हूँ तो इस वजह से ये सारा मामला हो रहा है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद ये बात इस तरह नहीं है और बिला वजह मीडिया के अंदर एक स्टंट पैदा किया जा रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मलिक रियाज साहब के बारे में मुझे ये पता चला था कि उन्होंने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे खौफनाक इंकशाफात किए। जब मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने मलिक रियाज साहब से रब्ता किया, जो इस वक्त दुबई के अंदर है। फिर मलिक रियाज साहब ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन में उन्होंने तस्लीम किया कि ये बात दुरुस्त है कि मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन ये एक पार्ट है, पार्ट 1 है। ये इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है उसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ और मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ और ये फैसला कर रहा हूँ कि उस जो पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो ये मलिक रियाज साहब ने कहा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो इंटरव्यू है ये कामरान खान साहब ने किया है, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि ये इंटरव्यू कामरान खान साहब ही करेंगे, क्योंकि कामरान खान साहब मलिक रियाज साहब के बहुत करीब हैं और वो मलिक रियाज साहब के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो हर किस्म का जो सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसके अंदर आएंगे। मसलन ट्विटर के ऊपर भी वो होगा, फिर वो व्हाट्सएप के ऊपर भी होगा वो चैनल, फिर वो यूट्यूब के ऊपर भी होगा, फिर वो टिकटॉक के ऊपर भी होगा, फिर वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी होगा। तो एक ऐसा चैनल होगा जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म को कैटर करेगा। तो एक अब उसको ज़ाहिर है कामरान खान साहब हैंडल कर रहे हैं, कामरान खान साहब बना रहे हैं। तो कामरान खान साहब एक तो जो मलिक रियाज साहब का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको डील करेंगे और साथ साथ वो दुनिया टीवी पे काम भी करते रहेंगे। तो मैंने उनसे इसलिए पूछा कि क्या ये जो इंटरव्यू है कामरान खान साहब ने किया है, क्योंकि कामरान खान साहब आपके बहुत करीब हैं। तो मलिक रियाज साहब ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कामरान खान को इंटरव्यू नहीं दिया। हाल बता एक दूसरे एंकर है जिनको ये इंटरव्यू दिया गया है, और वो एंकर जो हैं सब लोग उनको जानते हैं, लेकिन सरदस्त मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। तो मैंने कई एंकर्स के नाम लिए, लेकिन मलिक रियाज साहब ने उन सब के बारे में मुस्तरद कर दिया। और कुछ लोग थे जिनके नाम के ऊपर वो खामोश रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता। अब ना वो रिवील क्यों नहीं करना चाहते थे, ये एक जहन में मेरे सवाल आया था। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनको ख़तरा है ये कि कहीं ऐसा ना हो कि उस एंकर को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, या फिर मीडिया मालकान के ऊपर प्रेशर हो कि इस एंकर को फारिग कर दिया जाए, या हो सकता है कि कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से मलिक रियाज साहब उनका नाम नहीं बताना चाहते। इसके बाद मैंने उनसे ये पूछा कि ये बताएं कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं। तो उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं किसी के ख़िलाफ़ भी वादा माफ़ गवाह ना पहले बना हूँ, ना आज बन रहा हूँ, ना आज के बाद बनूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी ताल्लुक़ है, मेरा मियां नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक़ भी रहा है, मेरा उससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ चौधरी बरदरान के साथ भी ताल्लुक़ रहा है, मेरा शौकत अजीज़ साहब के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, और इमरान खान साहब के दौर में मेरा इमरान खान साहब के साथ भी ताल्लुक़ था। लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि मैं आज मुश्किल वक्त में इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाऊँ। तो मैं जिस तरह पुराने जो लोग थे, सियासतदान थे या हुक्मरान थे, उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह नहीं बना, तो मैं इनके खिलाफ भी वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो शहजाद अकबर साहब का इशू है,
तो आप क्या उनसे मुतमईन हैं? तो मुझे फील हुआ कि मलिक रियाज साहब शहजाद अकबर साहब से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि जो मेरा केस था, उन्होंने कहा जो नेशनल क्राइम एजेंसी के अंदर जो मेरा केस था उसको मिसलीड किया गया था, उसको गलत तरीके से शहजाद अकबर साहब ने पेश किया था। उसकी डिटेल मलिक रियाज ने ये बताई कि जो भी कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है तो उसके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं, तो अमूमन वो पैसे जो है वो मुंजमद कर दिए जाते हैं, उनके अकाउंट सीज़ कर दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर FBI मुख्तलिफ औकात में हमारे अकाउंट सीज़ करता रहा, बल्कि सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके अकाउंट्स हमेशा फ्रीज होते रहे। इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज होते रहते हैं। तो मेरा अकाउंट भी, इसमें कोई शक नहीं कि UK के अंदर फ्रीज हुआ था, और मेरा नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली के अकाउंट्स भी सीज हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर उसके अंदर पैसे आ रहे थे। तो एक सर्टन लेवल के बाद जो भी मुल्क हो वो उसके ऊपर पाबंदी लगा देता है या पूछता है कि आप बताएं कि ये पैसे कहाँ से आए। तो मेरे पैसे भी मुंजमद हुए, अकाउंट्स फ्रीज हुए। तो उसके बाद फिर मैंने केस लड़ा बाकायदा, और जब केस लड़ा तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये पैसे लीगल हैं और बाकायदा इसकी मनी ट्रेल है जो मुलज़म ने दे दी है। फिर हम अदालत में गए तो अदालत ने उन अकाउंट्स को डी फ्रीज़ कर दिया। जब डी फ्रीज़ किया तो अब मेरे अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड्स थे। तो मैंने ये महसूस किया कि क्योंकि ये खबर मीडिया में अंदर भी आ चुकी है, फिर ये बरतानिया की मीडिया में भी आ चुकी है, और अब ये पैसे जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मुझे इस पैसे को बाकायदा कहीं एडजस्ट करना चाहिए। तो अब जाहिर है मेरे ऊपर जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और मैं पाबंद था कि उन्हें मैं जो उसके वक्त के मुताबिक किस्तें जमा करवाऊँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इस पैसे को पाकिस्तान ले जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो मशरक बैंक है जिसके अंदर ये पैसे थे, और बाकायदा हमने मशरक बैंक को लिखा कि आपने ये पैसे फ़लाँ अकाउंट में भिजवाने हैं, तो उस बैंक ने बाकायदा पैसे हमारी मर्ज़ी से, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाए। उसमें ना नेशनल क्राइम एजेंसी के पास ये पैसे थे, ना ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास थे, ना ये शहजाद अकबर साहब के पास पैसे थे, बल्कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, जो डॉक्यूमेंट्स मैं इस वक्त ज़ाहिर है अपने चैनल पे लगा रहा हूँ। उसमें बैंक की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट है कि ये जो पैसे हमने पाकिस्तान भिजवाए हैं ये हमने अपने अकाउंट होल्डर की मर्ज़ी से भिजवाए हैं, और ये कोई ज़बरदस्ती या बाई फोर्स पैसा नहीं भिजवाया गया। तो उनका ये कहना था कि ये पैसे मैंने खुद भेजे थे। तो उनका ये कहना था कि ये जो फैसला है वो 6 नवंबर 2019 को हुआ था, और जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने जो कैबिनेट से अप्रूवल ली वो 2 दिसंबर 2019 को ली थे। अब और एक डिटेल बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब हमने पैसे पाकिस्तान भिजवाने का फैसला कर लिया तो फिर शहजाद अकबर साहब दरमियान में आए, और शहजाद अकबर साहब ने ये एक लेटर तैयार किया, फिर वो कैबिनेट के पास गए, फिर उन्होंने वहाँ पे एक ड्रामा किया, और वहाँ से उन्होंने कैबिनेट से एक अप्रूवल लेके उन्होंने कहा जी ले देखें मैं ये पैसे ले आया। तो वो इमरान खान साहब को ये इंप्रेशन देना चाहते थे शहजाद अकबर साहब कि मैंने बड़ा काम किया है, मैं 190 मिलियन डॉलर जो है पाउंड्स हैं वो पाकिस्तान ले आया। तो अब मलिक रियाज साहब का ये क्लेम है कि ये बेसिकली उन्होंने अपनी कारकर्दगी साबित करने के लिए, अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए किया। वो ये साबित करना चाह रहे थे कि जनाब देख लें कि मैं कितना बड़ा कारनामा मैंने सर अंजाम दिया, और उसके बाद जबकि उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ना इन्होंने कोई क्राइम एजेंसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया था, ना ही इन्होंने कोई साइन किया था, ना ही ये पैसे क्राइम एजेंसी, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान भेजे हैं, ये हमने अपनी मर्जी से भेजे थे। और शहजाद अकबर साहब ने ये प्ले किया, और उन्होंने इमरान खान साहब को भी धोखा दिया, और बाकी पूरी कौम को, पूरी काबीना को भी धोखा दिया उन्होंने। मेरा उनसे ये सवाल था कि फिर आप इतना अरसा खामोश क्यों रहे? तो उन्होंने कहा इसकी खामोशी की वजह यही थी कि अगर मैं बोल पड़ता तो फिर ये मेरा इशू दोबारा उठ जाता और बिला वजह उठ जाता। तो मैं ये देख रहा था कि ये इशू कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह सेटल हो ही जाएगा, खामोशी से बैठे रहें। और फिर उनका ये भी कहना था कि आप मुझे जानते हैं कि मैं इस किस्म के जब को फड्डे होते हैं तो मैं उनमें नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो प्योर बिजनेसमैन हूँ। मैं ये कहता हूँ कि टाइम लें और टाइम दें, और उसके बाद देखें कि ये मामला किस तरह सेटल होते हैं या ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो उसकी वजह से मैं खामोश रहा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अब आप क्यों बोल रहे हैं? तो इस पे मलिक रियाज साहब का ये कहना था कि अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह इस केस को ड्रैग किया जा रहा है तो उससे बैरियर टाउन को और मुझे नुकसान हो सकता है। तो फिर मैं असल हकाइक जो है वो कौम के सामने पेश कर रहा हूँ। फिर
उन्होंने ये भी बताया कि मैंने जो मशरक बैंक जिसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे उसका जो एनओसी है वो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया, और अब सुबह ये क्योंकि ये केस चल रहा है तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये पोजीशन क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं अब बता रहा हूँ। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि मैंने और भी चैनल्स हैं जिनको ये लेटर्स भिजवाए हैं, और फिर जब मैंने बाद में चेक किया तो बाकायदा वाकई मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये खबर चल रही थी, जिसमें ARY भी शामिल था, दुनिया भी शामिल था, समा TV ने भी शायद ये खबर रिलीज़ की है, और साथ जियो और एक्सप्रेस पे ऊपर भी ये खबर चली है। तो वो मलिक रियाज साहब का जो मौक़िफ़ है अब सबके सामने आ चुका है। अब सवाल ये है कि मलिक रियाज साहब का जो इंटरव्यू है वो किसने किया है, कब किया है, और ये कब नशर होगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, अब ये इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि मलिक रियाज साहब अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये इंटरव्यू उसके ऊपर चले। और क्यों चले, उसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि एक नया प्लेटफॉर्म है, मलिक रियाज साहब का प्लेटफॉर्म है, और अगर मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू उसके ऊपर चल जाता है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो देखा जाएगा, बल्कि ग्लोबली देखा जाएगा, और इससे उनका प्लेटफॉर्म पॉपुलर हो जाएगा और उसकी व्यूअरशिप में इजाफा हो जाएगा, उसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगी। तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहेंगे मलिक साहब। दूसरी वजह यह है कि मलिक साहब का ख्याल ये है कि अगर किसी टेलीविज़न चैनल पे ये चलाया गया तो हो सकता है इसे एडिट कर दिया जाए, या ये इंटरव्यू की पॉलिसी के मुताबिक ना हो चैनल की, या फिर जो मीडिया मालिक है वो शायद इतना बड़ा रिस्क ना लेना चाह रहा हो, या फिर हो सकता है स्टेट की तरफ से कोई नोटिस आ जाए या स्टेट की वजह से कोई प्रेशर आ जाए जिसकी वजह से ये इंटरव्यू चल ना सके, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनका एक प्रेशर क्रिएट होगा, और मलिक रियाज साहब ये नहीं चाहते कि वो प्रेशर आए और उसकी वजह से उनका जो इंटरव्यू है उसको काट दिया जाए या उसको एडिट कर दिया जाए। तो ये शायद एक इनसिक्योरिटी मलिक रियाज साहब के जहन में है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये इंटरव्यू अपने प्लेटफॉर्म पे जारी करें। और तीसरी और मेन वजह ये है कि मलिक रियाज साहब मेरा ख्याल है नको नाक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये लफ्ज़ बोला था, उन्होंने कहा कि मैं इतना तंग आ चुका हूँ, इतना मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं कुछ सच बोलूँगा, और ये सच 1% होगा उस सच के जो 100% है, और अगर मैं वो 100% सच बोल दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर होगा या कोई साबिक कोई ब्यूरोक्रेट होगा या जनरल होगा जिसके लिए मुंह छुपाना इतना आसान होगा, क्योंकि ये एक ऐसा हमाम है जिसके अंदर सारे लोग नंगे हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आएँ। तो एक 1% जो उसका इंटरव्यू का हिस्सा है वो मैं करूँगा, और उसके अंदर इंकशाफात होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि इन इंकशाफात से आप हासिल क्या करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं क्योंकि बहुत थक गया हूँ, और जिस तरह मुझे रगड़ा लगाया जा रहा है और पूरी ज़िंदगी रगड़े में गुजर गई, बजाय इसके कि मैं काम करता, मुझे काम करने नहीं दिया गया, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन मामला से अपने आप को निकालूँ। फिर उन्हें यह भी कहा कि मैं ज़ाहिर बीमार भी हूँ, अलील भी हूँ, मैंने ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत हिस्सा गुजार लिया है, अब ज़िंदगी के उस हिस्से में हो कि कोई पता नहीं है कि कल मैं होता हूँ या नहीं होता, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम अपना रिकॉर्ड जो है उसको सीधा कर जाऊँ, लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें बता जाऊँ। तो मैंने जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार साहब का किरदार बहुत ही मनफी था। उन्होंने जो मुझे 460 अरब रुपए का जुर्माना किया था, मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये क्यों किया, और इस दौरान जो जस्टिस साकिब निसार साहब के मुतालबात थे वो बड़े दिलचस्प थे। तो मैं चाहता हूँ कि कौम को कम से कम उन मुतालबों का पता चले कि वो क्या चाहते थे और क्या उन्होंने मेरे साथ किया, और किस तरह बैरिया टाउन के साथ और जो पूरी रियल स्टेट इंडस्ट्री है उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, वो ये भी बताना चाहते हैं। फिर मियां नवाज साहब के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, फिर आसफ अली जरदारी साहब के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, फिर 2014 को जो धरना हुआ था उसके बारे में उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ अपने इंटरव्यू में बात की है। वो ये बताना चाह रहे थे कि ISI के किन किन अफसरों ने उन्हें कहाँ कहाँ कहा कि आपने ये काम करना है, फिर उस धरने को लाया कैसे गया था, फिर उस धरने को बिठाया कैसे गया था, फिर उस धरने को उठाया कैसे गया था, फिर मियां नवाज साहब को क्या पैगाम दिया गया था, फिर आसफ अली जरदारी और मियां नवाज भी के दरमियान जो रब्ता था वो किसने करवाया था, क्यों करवाया था और किसके कहने पे किया था। फिर मेरा ख्याल ये है कि मलिक रियाज साहब शायद ये भी बताना चाहते हैं कौम को कि इमरान खान के दौर में एक अंदेशा ये पैदा हो गया था कि शायद मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी एक पेज पे आ जाएंगे। जब एक पेज पे ये आ जाएंगे तो उसका इमरान खान साहब को नुकसान हो सकता है। तो फिर शायद 2018 के इलेक्शन से पहले भी और उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त भी मलिक रियाज साहब एक इस्तेमाल हुआ है कील के तौर पे,
और उन्होंने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को बड़ी मुद्दत तक इकट्ठे नहीं बैठने दिया। तो वो बताना चाह रहे हैं कि किसके कहने पर उन्होंने ये किया था। मेरा ख्याल है शायद उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब ही थे। जनरल फैज़ हमीद साहब नहीं चाहते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब इकट्ठे हों, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते तो इमरान खान साहब की जीत इतनी आसान नहीं थी। और इसी तरह अगर ये 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में इकट्ठे हो जाते जिस तरह PDM बनी है, तो फिर भी इमरान खान साहब के लिए गवर्नमेंट चलाना इतना आसान ना होता। तो शायद मलक रियाज साहब ये भी बताना चाहते हैं। मज़ीद क्या चीज़ें ये मैं आने वाले व्लॉग्स में डेफिनेटली आपको बताऊंगा।